नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जिसके अंदर अपने व्याख्यात्मक हल साथ में पढ़ने वाले हैं। और आज इस सीरीज़ का ये 8वां वीडियो है। इससे पहले अपने 7 वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके आप इस पूरी यानी सीरीज़ का एक प्लेलिस्ट आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप सभी वीडियोस को देख सकते हो। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्लास अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो क्लास को आपने पूरा देखना है और वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिन विद्यार्थियों का अभी आगामी ट्रिपल सी एग्ज़ाम होने वाला है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आपने ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दरवाजे से गुजरने की अनुमति देने के लिए व्यक्तिगत क्रेडेंशियल्स पढ़ने के लिए एक भौतिक सुरक्षा प्रणाली में कार्यरत है। तो यहाँ पे आपको इसमें राइट आंसर इसका बताना है कि कौन सा एक बंद दरवाजे में गुजरने की अनुमति देने के लिए एक व्यक्तिगत क्रेडेंशियल पढ़ने के लिए एक भौतिक सुरक्षा प्रणाली में कार्यरत है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा एक सुरक्षा की दृष्टि से उपकरण जो है वो यूज किया जाता है। तो यहाँ पे विकल्प आपको दिए गए हैं, एक्सेस कंट्रोल कार्ड रीडर है, सुरक्षा स्कैनर है, VR सेट्स है या फिर मेमोरी कार्ड रीडर है। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपको बताना है। तो इसका राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस कंट्रोल कार्ड रीडर हो जाएगा। एक्सेस कंट्रोल कार्ड रीडर यानी विकल्प ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ आपने अपना कॉपी पेन जो है वो अपने पास में रखना है, ताकि जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाती हैं, इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें लगती हैं, तो उनको आपने साथ साथ में नोट डाउन करना है, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय यानी ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आपने इनको साथ साथ में नोट डाउन ज़रूर से करना है। तो यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल कार्ड रीडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी अपने बात कर लेते हैं एक्सेस कंट्रोल कार्ड रीडर क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरण होता है जो कि यानी व्यक्तियों की पहचान सत्यापित करने के लिए यानी एक उपकरण यूज किया जाता है। यानी अगर मान लो कोई व्यक्ति, अगर मान लो किसी दरवाजे से या गेट में इसको लगाया जाता है और वहाँ से अगर कोई व्यक्ति यानी उसके अंदर आता है, तो सबसे पहले उसको स्कैन करके और ये डेटा को पढ़कर यानी कंट्रोलर को भेजता है, और जब उसकी अनुमति कंट्रोलर दे देता है तो उसके बाद वो लॉक को खोलता है। तो यहाँ पे यानी क्या होता है, सुरक्षा की दृष्टि से इस उपकरण को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल रीडर कार्ड रीडर यहाँ पर इसका राइट आंसर यानी विकल्प ए जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने हैं, निम्नलिखित में से किसमें डेटा पुनर्प्राप्ति के संदर्भ में सबसे तेज पहुंच समय है। यानी इसमें से सबसे जो डेटा यानी प्रोसेसिंग या सबसे तेज जो डेटा स्थानांतरित किया जाता है तो वो किसके अंदर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है, यानी सबसे फास्ट जो डेटा एक्सेस होता है वो किसके अंदर होता है, तो CD के अंदर होता है। यहाँ पर आपको विकल्प CD का दिया गया है, DVD का दिया गया है और SSD का दिया हुआ है और HDD का दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर अपने इसके राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, SSD हो जाएगा। यानी SSD के अंदर जो डेटा एक्सेस होता है वो सबसे तेज़ होता है। यहाँ पर SSD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो SSD की फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगी सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है जो कि एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी ये लाइट जाने के बाद भी डेटा इसमें सुरक्षित रहता है। और दूसरी बात, इसके अंदर कोई भी चलित भाग नहीं होता है, इसमें सीधे यानी कैपेसिटर की मदद से डेटा को स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर एक तो आपको इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है और ये किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसका राइट विकल्प अभी हो जाएगा विकल्प C। नेक्स्ट अपने हैं, केवल कंप्यूटर प्रोग्राम के वास्तविक कार्य की मॉडल करने वाले संचालन के चरणबद्ध तरीके जो सीधे निष्पादित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि केवल कंप्यूटर प्रोग्राम के
वास्तविक यानी कार्य की मॉडल करने वाले संचालन के चरणबद्ध तरीके जो सीधे निष्पादित नहीं किए जा सकते हैं, तो वो कौन सा है? तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल है, शेल स्क्रिप्ट है, या फिर यहाँ पर बैश फाइल है, या फिर एल्गोरिथम है। तो इसका राइट विकल्प क्या रहेगा? इसका राइट विकल्प आपका रहेगा एल्गोरिथम, यानी विकल्प डी जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एल्गोरिथम क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम में एल्गोरिथम निर्देशों का एक समूह होता है, यानी क्या होता है? निर्देशों का एक समूह होता है जिसका उपयोग यानी उपलब्ध विकल्पों की समझ के आधार पर समस्याओं को हल करने या कार्यों को हल करने के लिए इसका यानी प्रयोग किया जाता है, यानी कार्यों को हल करने के लिए या समस्याओं को हल करने के लिए इस एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे विकल्प डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी। और आज की इस क्लास के अंदर अपने जितने भी क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो आपकी प्रीवियस ट्रिपल सी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज की इस क्लास के अंदर ऐड किए गए हैं। तो क्लास यानी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो क्लास को आपने पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। तो यानी यहाँ पर इसका राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट अपने हैं निम्नलिखित में से कौन यूनिक्स पर आधारित नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा यूनिक्स पर आधारित नहीं है। तो डार्विन है, FreshBSD है, पाइथन है, या फिर लिनक्स है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर इसका बताना है। तो यानी इसमें से कौन सा यूनिक्स पर आधारित नहीं है? तो पाइथन यानी हो जाएगा पाइथन। पाइथन क्या होता है? तो एक उच्च स्तरीय एक यानी एक भाषा है। ये क्या है? एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जिसको बोल सकते हैं, या उच्च स्तरीय भाषा है। और इसका यूज क्या होता है? ये एक इंटरप्रिटेड और सामान्य प्रयोजन वाली प्रोग्रामिंग भाषा है जो अपनी सादगी और पठनीयता के लिए जानी जाती है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग वेब विकास है, डेटा साइंस है, AI है, मशीन लर्निंग है, और यानी इन सभी कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और एक ओपन सोर्स भाषा है ये। और इसको कब विकसित किया गया था? तो इसको 1990 के अंदर विकसित किया था। और इसको किसने विकसित किया था? तो गुइडो वैन रोम्स के द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ये एक तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, और इसको कब विकसित किया गया था? तो 1990 के अंदर विकसित किया गया था। और इसका जो यानी संस्थापक है या इसको जो आविष्कारक है वो कौन है? तो गुइडो वैन रोम्स को इसका आविष्कारक या इसका जनक यानी माना जाता है। तो यहाँ पे विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यानी पूछा गया था कि कौन सा यूनिक्स पर आधारित नहीं है, तो पाइथन नहीं, यानी एक क्या होता है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड में फाइंड रिप्लेस का विकल्प नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि फाइंड और रिप्लेस का विकल्प कौन सा नहीं है। तो मैच केस है, फाइंड होल वर्ड्स ओनली है, मैच प्रीफरेंस है, तो यहाँ पे फंड बाय डॉक्यूमेंट है। तो इसमें से जो इसका राइट विकल्प रहेगा वो क्या रहेगा? फंड बाय डॉक्यूमेंट रहेगा। यानी इस प्रकार का विकल्प जो कि फाइंड और रिप्लेस में नहीं दिया हुआ होता है, तो यहाँ पे विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है? फाइंड की शॉर्टकट की Ctrl+F होती है, और रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+H होती है। तो यहाँ पे Ctrl+F और Ctrl+H जो है वो इसका यानी जो इसकी शॉर्टकट की होती है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फंड बाय डॉक्यूमेंट, जो कि फाइंड और रिप्लेस के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने हैं HTML के अलावा वेब पेज के दृश्य स्वरूप को सेट करने के लिए निम्न विकल्पों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो HTML यानी क्या होती है? एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। तो वेब पेज यानी HTML का भी प्रयोग होता है। इसके अलावा एक और कौन सी भाषा है जिसका उपयोग यानी जो वेब पेज होते हैं उनको
दृश्य को सुधारने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, XML है, CTML है, CSS है या फिर TCP है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा CSS, यानी CSS जो है वो यानी एक प्रकार की वेब पेज के दृश्य को सुधारने वाली लैंग्वेज है। और CSS की यानी फुल फॉर्म क्या होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होती है। तो एक वेब पेज की स्टाइलिंग और लेआउट को नियंत्रित करने वाली एक भाषा होती है ये CSS, और जो कि HTML से बनी साधारण संरचना को आकर्षक और रंगीन बनाने का काम करती है, यानी उसके स्वरूप को चेंज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है CSS का। तो काफ़ी बार एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, और पिछली क्लास के अंदर अपने इसकी फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था। CSS की फुल फॉर्म क्या होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होती है। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IP नेटवर्क पर ऑडियो और वीडियो के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। IP नेटवर्क पर ऑडियो और वीडियो के लिए किस यानी प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, BGP का, RTP का, UDP का या फिर SMTP का। तो यहाँ पर अपने ऑडियो और वीडियो के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर अपने किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प बी यानी RTP। RTP यानी RTP की फुल फॉर्म क्या होती है, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, अगर एग्ज़ाम में पूछी जाए तो क्या हो जाएगी, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। और एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है ये, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इंटरनेट पर लाइव ऑडियो और वीडियो डेटा स्ट्रीमिंग को वास्तविक समय में भेजने के लिए किया जाता है। यानी ऑडियो और वीडियो को एक रियल टाइम भेजने के लिए क्या है, कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, RTP प्रोटोकॉल यानी रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना है, लिब्रे ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये कथन सही है या गलत है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यानी लिब्रे ऑफिस राइटर की अगर बात की जाए तो क्या होता है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये कथन जो इसमें दिया गया है वो बिल्कुल गलत दिया गया है, तो यहाँ पर फॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी यानी फॉल्स। लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। उसके बाद है, बिलों के भुगतान के लिए ऑनलाइन प्रणाली का लाभ। बिलों के भुगतान के लिए ऑनलाइन प्रणाली का लाभ क्या है, बिल पे सिक्योर है। तो यहाँ पर विकल्प ए आपको दिया गया है, बिल भुगतान सुविधाजनक है और बिल पे आपका समय बचाता है। और विकल्प डी यहाँ पर उपरोक्त सभी का दिया गया है। तो बिलों के भुगतान के लिए ऑनलाइन प्रणाली का लाभ यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, विकल्प डी रहेगा। यानी बिल पे क्या होता है, सिक्योर होता है, सुविधाजनक होता है, और इससे आपका जो टाइम है तो वो भी कंज्यूम होता है, कम होता है। तो यहाँ पर विकल्प डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। PGP का मतलब है, तो यहाँ पर आपको PGP का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा विकल्प ए, प्रीटी गुड प्राइवेसी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा PGP का। अभी अपने PGP के बारे में अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, एक प्रकार का डेटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोग्राम होता है, जो कि ईमेल फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए यानी क्रिप्टोग्राफिक गोपनीयता को यानी बरकरार रखने का यहाँ पर काम करता है। तो यानी ये क्या होता है, एक ईमेल फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको गोपनीय रखने के लिए एक प्रमाणीकरण प्रदान करता है। और इसका यानी कब स्थापित किया गया था, तो 1991 में इसको स्थापित किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो फिलिप आर जिमरमैन द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो मुख्य रूप से
संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रूप से भेजने के लिए क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है, पीजीपी का। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अभी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट अपना है पंच कार्ड सबसे पहले किसके द्वारा पेश किया गया। तो पंच कार्ड क्या है, यानी सबसे पहले किसके द्वारा यानी यहाँ पर पेश किया गया था। तो विकल्प ए आपको दिया गया है, हरमन होलरिथ। विकल्प बी है रॉबर्ट ने। विकल्प सी है जैक किल्बी। और विकल्प डी यहाँ पर जॉन बर्द्रिन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपको यानी इसका करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरमन होलरिथ हो जाएगा। यानी पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था या किसने इसको पेश किया था, तो हरमन होलरिथ ने इसको पेश किया था। पंच कार्ड क्या होता है, कार्डबोर्ड के छोटे आयताकार टुकड़े होते हैं जिनका उपयोग क्या है, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने और प्रोसेस करने के लिए इसके अंदर किया गया था। यानी ये क्या होते हैं, कार्डबोर्ड के छोटे आयताकार टुकड़े होते हैं। इसका उपयोग किस लिए किया गया था, यानी कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। जैसे वर्तमान में अभी अपने कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं, उसी प्रकार यानी 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए इनका प्रयोग किया गया था। तो पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। और उसके बाद इसको क्या है, 1890 की जनगणना में 1890 में अमेरिकी जनगणना में डेटा को तेजी से संसाधित करने के लिए क्या है, यानी इसको डेटा को यानी एडिट वगैरह करने के लिए किसका प्रयोग किया गया था, तो पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। और इसका यानी आविष्कारक कौन है, तो हरमन होलरिथ है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर विकल्प ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए। नेक्स्ट अपना है लिब्रे ऑफिस फ्री और ओपन सोर्स है। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है, लिब्रे ऑफिस फ्री और ओपन सोर्स है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो सभी को निःशुल्क मिलता है। निःशुल्क का मतलब आप इसको इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट यानी डाउनलोड कर सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर तो फ्री अपने को मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा इसके जो सोर्स कोड है तो वो भी अपने को बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इसमें आपको बताना है कि क्या लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स है या नहीं। तो यहाँ पे सत्य और असत्य बताना है। तो लिब्रे ऑफिस जो है वो बिल्कुल एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर विकल्प ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए यानी ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट है भेजे गए ईमेल कहाँ पर स्टोर होते हैं। तो ये क्वेश्चंस पहले भी अपने काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो काफ़ी बार ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है कि भेजे गए ईमेल कहाँ पर स्टोर होते हैं। तो इनबॉक्स में स्टोर होते हैं, ड्राफ्ट में स्टोर होते हैं, सेंट बॉक्स में होते हैं या फिर ट्रैश बॉक्स में होते हैं। तो यहाँ पर भेजे गए जितने भी मेल्स होते हैं वो किस में होते हैं, सेंट बॉक्स के अंदर होते हैं। यानी यहाँ पर विकल्प सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनबॉक्स में कौन से मेल रखे जाते हैं, प्राप्त किए गए मेल रखे जाते हैं। यानी प्राप्त किए गए जो मेल हैं वो इनबॉक्स में रहते हैं और भेजे गए जो मेल हैं वो सेंट बॉक्स के अंदर रहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ड्राफ्ट के अंदर क्या होता है, ड्राफ्ट के अंदर अगर अपने कोई मेल लिख रहे हैं और उसको अपने अधूरा छोड़ देते हैं तो वो कहाँ पर स्टोर किया जाता है, वो ड्राफ्ट के अंदर स्टोर किया जाता है। और ट्रैश बॉक्स में कौन से मेल्स रखे जाते हैं, जिनको अपने डिलीट कर देते हैं। तो इस प्रकार से इनमें से किसी भी यानी टॉपिक से क्वेश्चंस जो है वो पूछा जा सकता है। तो आपने साथ साथ में सभी को कवर कर लेना है ताकि आपको है जो एग्जाम टाइम सीपीयू कोई और भी इनपुट समस्या आउटपुट के बीच संकेतों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच संकेतों की गतिविधियों को नियंत्रित कौन सा करता है, तो एएलयू करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, मेमोरी यूनिट करता है या फिर सेकेंडरी स्टोरेज करता है। तो यहाँ पर आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, कंट्रोल यूनिट करता है। यानी जो सीपीयू का नियंत्रण भाग होता है वही इनका नियंत्रण करता है। तो यहाँ पर विकल्प बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी। नेक्स्ट अपने हैं वर्ताकार प्लेट के रूप में भंडारण का माध्यम कौन सा है। वर्ताकार प्लेट के रूप में भंडारण का माध्यम कौन सा है, तो यहाँ पर फ्लैश ड्राइव है, डिस्क है, रजिस्टर्स हैं या फिर कैश मेमोरी है। तो
वर्ताकार प्लेट के रूप में भंडारण का माध्यम कौन सा होता है? डिस्क यानी हार्ड डिस्क हो सकती है इसके अंदर। तो यहाँ पर विकल्प बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्ड डिस्क में कुछ प्लेट्स लगी होती हैं जिनके ऊपर डेटा को स्टोर किया जाता है, तो यहाँ पर विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेशन में ऑप्टिकल जूम प्रतिशत कितना होता है? तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेशन में ऑप्टिकल जूम प्रतिशत क्या है, तो यहाँ पर ये आपको बताना है। तो इसमें 70% होता है, 75 होता है, 77% होता है या फिर 100 होता है। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर अपने मिस्टेक क्या करते हैं कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट के अकॉर्डिंग अपने 100% कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर 100% नहीं रहने वाला है। यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा? 77% रहेगा। यानी इसको अपने यानी बाय डिफ़ॉल्ट या ऑप्टिमल कितना जूम प्रतिशत होता है, तो 77 होता है। और अगर अपने बात करें कम की, तो कम अपने कितना कर सकते हैं, यहाँ पर 20 कर सकते हैं। और मैक्सिमम की अगर अपने बात करें तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं अपने 400 तक इसको कर सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। यानी बाय डिफ़ॉल्ट 70 होता है, मिनिमम 20 होता है और मैक्सिमम अपने कितना कर सकते हैं, तो 400% तक कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपना है, ओलेक्स किसका उदाहरण है? ओलेक्स किसका उदाहरण है? आपने नाम सुना होगा। ओलेक्स क्या होता है? तो ओलेक्स का मतलब होता है ऑनलाइन एक्सचेंज। ओलेक्स की फुल फॉर्म आप कह सकते हो। यहाँ पर क्या होता है? ऑनलाइन एक्सचेंज। ऑनलाइन एक्सचेंज इसकी फुल फॉर्म होती है यहाँ पर। और इसमें से आपको बताना है कि ओलेक्स यानी किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर ओलेक्स हो जाएगा C2C का उदाहरण, यानी कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर किसी दूसरे कस्टमर से कोई वस्तु खरीद सकता है और उसको बेच सकता है। यानी इसका काम क्या होता है? यह मुख्य रूप से पुरानी या इस्तेमाल की गई वस्तुओं, जैसे कि आपके पास कोई कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, मोबाइल हो सकता है या कोई फर्नीचर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो सकता है, जिसको आप स्थानीय स्तर पर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, यानी ओलेक्स के ऊपर। तो यहाँ पर पुरानी वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए इस यानी इसका अपने प्रयोग करते हैं। ऑनलाइन एक्सचेंज जिसको बोलते हैं। कब स्थापित किया गया था इसको? तो 2006 के अंदर यानी इसको विकसित किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो फैब्रिस ग्रिंडा और एलेक ऑक्सेनफोर्ड द्वारा इसको यानी विकसित किया गया था। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 2006 में और किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो फैब्रिस ग्रिंडा और एलेक ऑक्सेनफोर्ड के द्वारा इसको यानी विकसित किया गया था, ओलेक्स को, ऑनलाइन एक्सचेंज को। तो विकल्प सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो www है या फिर मोजिक है, ओपेरा है या फिर फायरफॉक्स है। तो यहाँ पर पहला जो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था वो कौन सा था? मोजिक था। तो विकल्प बी जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है? पहला लोकप्रिय वेब ब्राउज़र था जिसने 1993 में इंटरनेट की दुनिया में क्रांति ला दी थी। और पहला ऐसा ब्राउज़र था जो टेक्स्ट के साथ साथ चित्र भी एक पेज पर दिखा सकता था। यानी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ब्राउज़र था जो कि टेक्स्ट के साथ साथ में चित्र को भी प्रदर्शित कर देता था। और यहाँ पर इसका यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा, मोजिक। यानी टेक्स्ट के साथ साथ में चित्र को ये प्रदर्शित करता था, यानी प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउज़र ये था। नेक्स्ट अपने हैं यानी यहाँ पर सिफर टेक्स्ट। सिफर टेक्स्ट क्या है? सिफर टेक्स्ट क्या है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। प्लेन टेक्स्ट है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है, सिंपल टेक्स्ट है या फिर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है या फिर डिज़ाइन टेक्स्ट है। तो यहाँ पर जो सिफर टेक्स्ट है तो वो क्या होता है? एक प्रकार का एनक्रिप्टेड या कूटबंद डेटा होता है। यानी एक एनक्रिप्टेड किया हुआ डेटा होता है
जो सामान्य पठनीय टेक्स्ट को सिफर नामक एक एल्गोरिथम का उपयोग करके एक अपठनीय और गुप्त रूप में बदलता है। तो यानी अपने कोई ऐसा नाम होता है जिसको ये गुप्त तरीके से चेंज कर देता है, जिसको यानी आम भाषा में समझना मुश्किल हो जाता है। तो यानी एक प्रकार का एन्क्रिप्टेड या कूटबंद डेटा होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर अपने बात करें तो अपने हेलो को सिंपल भाषा में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जो कि सभी यानी पर्सन इसको यानी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार इसको क्या है, कुछ ऐसे कोड के अंदर चेंज कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे उसको कुछ इस तरीके से चेंज किया जाता है। यहाँ पर मैं कुछ कोड के टाइप में इसको यानी यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। तो इसको क्या है, यानी हेलो को कुछ इस प्रकार से यानी चेंज कर दिया जाता है। इसी प्रकार यानी एक कूटबंद और एन्क्रिप्टेड डेटा के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे विकल्प सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट यानी विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेट और www दो अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट और www जो है क्या वो अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, यानी विकल्प ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने सबसे पहले बात कर लेते हैं www की। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसको बोलते हैं और ये क्या होता है, इंटरनेट पर आधारित आपस में जुड़े हुए वेब पेजों, दस्तावेजों, छवियों और मल्टी वीडियो का एक वैश्विक सूचना तंत्र होता है। यानी एक तरीके से अपने कह सकते हैं कि ये मीडिया से जुड़ा हुआ, यानी जिसके अंदर वेब पेज हो सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, मल्टीमीडिया हो सकता है। तो यानी ये सारी चीज़ों का एक यानी वैश्विक सूचना तंत्र होता है और इसको यानी 1889 के अंदर टिम बर्नर्स-ली द्वारा विकसित किया गया था। और दूसरी तरफ यानी इंटरनेट क्या होता है, तो इंटरनेट एक दुनिया भर में फैले कंप्यूटरों, सर्वरों और स्मार्टफोन्स का एक विशाल वैश्विक नेटवर्क होता है, जिसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। और एक चीज़ और, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब को अपने बिना किसी इंटरनेट के इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। यहाँ पर ट्रू इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो ये थी अपनी आज की क्लास, और आज की इस क्लास के अंदर अपने जितने भी क्वेश्चंस ऐड किए थे उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही थे, उसमें से आपको कितने क्वेश्चन यानी भली भांति तरीके से यानी आ रहे थे, तो वो आपने कमेंट करके ज़रूर से बताना है। और क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक भी आपने कमेंट में ज़रूर से देना है। और इसी प्रकार कंप्यूटर और CCC RSET एग्ज़ाम से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो के लिए आपने हमारे चैनल को यानी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में जो भी आगामी CCC की परीक्षा या RSET की परीक्षा देने वाले हैं। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।